बुजुर्गों, साथियों, मेरे साथ टीम के रूप में आए अध्यापक संघ के साथी, जैन जी के युवा जो भगत सिंह की उम्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के साथ जैन एफ जो सबसे आगे बैठा है, जैन जी की अगली जनरेशन, माताएं, सभी का यहाँ आने पर क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि भगत सिंह के जन्मदिन पे आप यहाँ आए। आज बहुत जगह मनेगा, कल भी मनेगा। ये सवाल है कि भगत सिंह के जन्मदिन को, शहादत दिवस को या महापुरुषों के दिनों को मनाते हुए हम उनको आगे बढ़ा रहे होते हैं या मार रहे होते हैं। बड़े लंगर पानी होते हैं, जलेबी पान होते हैं, और पेट पे हाथ फेर के हम महापुरुषों को मार रहे होते हैं। आज जन चेतना मंच के साथियों की पहल से जो आपके गांव में ये पहल की है, उनके विचारों को जिंदा करने की, इसके लिए आप लोगों का क्रांतिकारी धन्यवाद है। ये बहुत अच्छी पहल है। यही होना चाहिए। जिस भी महापुरुष की बात हो, वो चाहते क्या थे, वो कह क्या गए, वो लिख क्या गए, वो जी क्या गए, और वो हमें क्या सिखा गए, और हमारे जिम्मे आज के दिन काम क्या दे गए। इस पे बात चर्चा हो तो उसका शहादत दिवस होगा। और जैसा स्टेज से साथी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि वो तब तक रहेंगे, तब तक वो तभी रहेंगे जब तक उनके विचारों को हम लेते रहेंगे, नहीं तो मार देंगे हम। और उसकी पहल के लिए आपके गांव का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। भगत सिंह पे जब हम आते हैं तो भगत सिंह को ना कोई पूंछ लगा देता है, कोई तिलक लगा देता है, अपने अपने तरीके से अपना काम चलाते हैं भगत सिंह को लेके। कल परसों के प्रोग्रामों में भी आप देखोगे ये कैसे जानते हैं हम भगत सिंह को। उसको उसी तरीके से देखें जो हमारे पास उनको लेके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसको अगर नहीं देखेंगे तो गड़बड़ रहेगी, फिर भगत सिंह का कुछ भी बना दिया जाएगा। या तो उस समय भगत सिंह ने अखबारों में लिखा, भगत सिंह ने लिखा कह रहा हूं मैं, और या भगत सिंह के बारे में लिखा। भगत सिंह ने खुद अपने साथियों को चिट्ठी पत्रियां लिखी, सेशन कोर्ट में बयान दिए, अपनी जेल नोटबुक डायरी में नोट किया। उसके माध्यम से हम भगत सिंह को जानते हैं। उन्होंने बहुत से पर्चे निकाले, छापे, उसके माध्यम से हम भगत सिंह को जानते हैं। भगत सिंह को भगत सिंह से ही जान ले तो बेहतर है, किसी दूसरे से जाने तो कमतर ही रहेगा। वो कोई विषय छोड़ के नहीं गए हैं जिस पे भगत सिंह कुछ कह के नहीं गए हैं। एक ऐसी चिंगारी जिसको गलत आदमी कहीं से भी पकड़ ले वहीं से जला देते हैं वो, और सही आदमी कहीं से भी पकड़ ले उसी को बढ़ा देते हैं वो। कोई विषय छोड़ के नहीं गए हैं भगत सिंह। यही कारण है कि भगत सिंह आपके दिलों का भगत सिंह है। इसके शहादत दिवस वो हमारा नायक जनता के कारण है। बाकी भी बहुत से हैं, वो राज की जरूरत है, राज उनके जन्मदिन मनाता है, राज उनको आगे बढ़ाता है, राज उनके कंधों पे रख के बंदूक चलाता है। पर भगत सिंह को शहीद का दर्जा राज ने नहीं दिया, इस देश की जनता ने दिया है। और बड़ा दुख होता है ये जानते हुए कि अपने देश के डॉक्यूमेंट्स में आज तक भी भगत सिंह एक आतंकवादी हैं। हम उनको शहीद आजम बुला रहे हैं, शहीदों के भी शहीद। पर क्या मानोगे आप जब उनके बारे में पिछले दिनों गृह मंत्रालय से और एक पंजाब में 2 RTI लगी कि क्या भगत सिंह को शहीद का दर्जा है, और हमारे गृह मंत्रालय ने उसका जवाब दिया है कि हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि कभी भगत सिंह को शहीद कहा गया हो। और पंजाब ने तो उस RTI के जवाब में हद ही कर दी। वो कहते हैं हमारे संविधान की धारा 18
किसी को भी किसी भी तरह की उपाधि देने से मना करती है, फिर वो चाहे भगत सिंह ही क्यों ना हो। जबकि इस आजाद भारत में 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, 19 मरणोपरांत दिए जा चुके हैं, भगत सिंह का नाम नहीं है उनमें। और हम भगत सिंह के फैन भी हैं और उनको मानते भी हैं और उनके लिए श्रद्धा भी रखते हैं। उसके बावजूद ऐसी आरटीआईओं में आज भी उनको उसी तरह फांसी तोड़ा जा रहा है जैसे 31 में तोड़ा था। हमारे जहन में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ये एक अलग सवाल बन जाता है फिर। और फिर कौन करेगा ये काम, ये भी एक उससे और दूसरे तरह का बन जाता है। जैन जी, ये शब्द आजकल अच्छा चल रहा है, यही उम्र थी भगत सिंह की, 23 साल। क्या सोच सकते हैं आज के दिन हम उसकी उम्र को लेके देखें तो हम 21 में वो असहयोग आंदोलन में कूद जाते हैं। पैदा हुए 7 में, साल हुए 14 साल की उम्र। और जब वो कूद जाते हैं उस असहयोग आंदोलन में, नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए, आज के जैन जी से जोड़ के देखिए हालात वहीं खड़े हैं। आंदोलन चलता है, सरकार सुनती नहीं है, अराजकता की स्थिति होती है, युवाओं को गुस्सा आता है, चोरा चोरी नामक जगह पे एक थाने को आग लगा दी जाती है, शांति प्रिय आंदोलन वापिस हो जाता है। अब चौराहे पे खड़े हैं वो जैन जी जो अपने रोजगार के मसले को लेके, महंगाई के मसले को लेके, शिक्षा के मसले को लेके, दवाई के मसले को लेके, बिजली के मसले को लेके, बसों के पानी के मसले को लेके उस आंदोलन में आए हैं। एक छोटी सी सरकार द्वारा ही घटना करवा दी जाती है कोई हिंसा की, शांति प्रिय आंदोलन वापिस हो जाता है। और वो जो युवा सपने लेके उस आंदोलन में आया था, कॉलेज यूनिवर्सिटियां छोड़ के आया था, आज भी, आज के आंदोलनों में भी वो चौराहे पे खड़ा होता है, अब मैं कहां जाऊं। आंदोलन वापिस, मांग मुद्दे ऐसे के ऐसे पड़े हैं, कोई सुन नहीं रहा है, ना अंग्रेज सुन रहे थे ना आज सुन रहे हैं। तब होता है फिर श्रीलंका, तब होता है फिर बांग्लादेश, तब होता है फिर नेपाल, और तब होता है उत्तराखंड, मणिपुर और लद्दाख। करता दिखता कोई और होगा, पर यह अराजकता की स्थिति पैसा किसने की कि जो युवा कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए आया था, उसकी तो सुनवाई नहीं हुई ना। अब वो कहां जाए। ऐसे में भगत सिंह भी फिर एक लाइन पकड़ लेते हैं अलग, क्रांति की लाइन। और यहां से उनकी पढ़ाई का भी दूसरा दौर शुरू होता है, जो आज के नाम तो हम लाइब्रेरी कहते हैं, पर वो लाइब्रेरियां हैं नहीं, स्टडी रूमों में बैठ जाते हैं। उनमें कोई किताब नहीं है आज जिन लाइब्रेरियों की हम बात चर्चा करते हैं, और उसके बिना गुजारा नहीं होगा। अब रील्स का जमाना है, ऐसी चर्चाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। इन चीजों से जोड़ के नहीं देखेंगे तो आज भी हम भगत सिंह को मार रहे होंगे। वहां से एक अलग लाइन लेते हैं वो, और अलग लाइन लेते हुए वो 23 के अंदर, अब उम्र फड़ाते जाइए 7 साल 16 साल, 23 के अंदर वो भारत की नौजवान सभा के मेंबर बन जाते हैं। 24-25 में वो क्रांतिकारी राजनीतिक पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। 19 में वो लाहौर में जनवादी नौजवान सभा का खुद गठन कर देते हैं। उम्र देखते जाइए आप, 23 तो एंड ही था उस जैन जी का, उससे पहले की ये बातें हैं। उसको लेके असेंबली में जब वो बम फेंकते हैं 8 अप्रैल को, तब उनको आतंकवादी कहा जाता है, तब उनको हिंसक कहा जाता है। और वो जेल में जाते ही, अब आंदोलन का भी ये होता है शायद हमें कि किसी धरना प्रदर्शन में कोई किसान आंदोलन लगेगा तो वहां जाके कुछ कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कई बार कि कहीं
प्रोटेस्ट होगा तो आवाज उठाई जाएगी, कोई मंच सजेगा तो सुनाई जाएगी। लेकिन जब उनको हिंसक और आतंकवादी कहा जाता है तब वो बम का दर्शन लिखते हैं कि कोई जैन जी क्यों ऐसा हो जाता है कि आगजनी पे उतर आए, कोई जैन जी क्यों 8 अप्रैल को बम फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है असेंबली में। बहरों को सुनाने के लिए किया जाए तो क्या किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई किसी समस्या का हल दे तो नहीं रहा है। और उस बम के दर्शन के बाद वो रुकते नहीं है, वो अपने विचार बताते हैं उसमें, वो पढ़ना चाहिए। यहां सिर्फ इशारे हो सकते हैं आज के प्रोग्राम में, भगत सिंह को नहीं जान पाएंगे हम। उसके लिए हमें अपने अंदर उतरना पड़ेगा, हमें किताबों में उतरना पड़ेगा, हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। हमें वो पढ़ना पड़ेगा जो कुलबीर को उस समय के जेल प्रशासन ने उनको दिया था। हमें वो पढ़ना पड़ेगा जो 2006 में पाकिस्तान की लाहौर जेल से उनका मटेरियल आया है। हमें उनकी जेल नोटबुक डायरी पढ़नी पड़ेगी, उनके लिखे हुए चिट्ठी पत्री पढ़नी पड़ेगी। यहाँ सब कुछ संभव नहीं है, यहाँ सिर्फ इशारे हो सकते हैं। जाते ही अप्रैल में असेंबली में बम फेंकते हैं और अप्रैल में ही आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। जेल में युद्ध बंदियों की सुविधा के लिए आंदोलन कहां से शुरू हो सकता है? जहां खड़े हैं वहीं से हो सकता है, जहां बैठे हैं हम वहीं से हो सकता है, और वो वहीं से कर रहे हैं। जेल में डाल दिया तो आमरण अनशन पे बैठे हैं। लगातार 63 दिन की भूख हड़ताल करते हैं वो। 63वें दिन यतीन्द्र दास धक्का करने से, सांस वाली नली में खाना जाने से, जब धक्के से उनको खिला रहे हैं वो मर जाते हैं, तब उनकी भूख हड़ताल तोड़ते हैं, वो माहौल बदल जाता है। टोटल 116 दिन की भूख हड़ताल है उनकी जेल के अंदर, अलग अलग मसलों पे। जेल में भी आंदोलन है, कैसे समझेंगे हम उस चीज को? ये चीजें समझने के लिए वो रुकते नहीं है, वहां पे आमरण अनशन पे हैं, अपना विरोध वहां भी दर्ज करवा रहे हैं, विद्यार्थियों के नाम पत्र लिख रहे हैं, विद्यार्थी और राजनीति का लेख कीर्ति अखबार में दे रहे हैं, युवाओं के नाम, जैनजी के नाम पत्र लिख रहे हैं वो वहां से। अब वो जैनजी ना पढ़े, भगत सिंह के रास्ते ना चले, ये भगत सिंह का दोष नहीं हो सकता है। वो अदालत में अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं, अगर हम वो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा भगत सिंह। ये कुलदीप जी ठीक कह गए, नहीं तो फिर हैट टोपी वो खिड़की उस तक ही भगत सिंह रह जाएगा। भगत सिंह वो नहीं है, भगत सिंह एक क्रांति है। और वहीं से वो एक किताब निकालते हैं, जब उनकी आलोचना होती है कि इस लड़के का थोड़ा सा नाम हो गया तो ये ना अपने आप को भगवान समझने लग गया, तब वो वहां से एक लेख लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। वो कहते हैं कि अगर मैंने कहीं माथा टेक दिया ना, फिर तो जहां टेक दिया उसी की माननी पड़ेगी। मैं क्या सोचूंगा, मेरे कंधों पे 8-7 किलो वजन क्यों है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं। पढ़िए कैसे तार तार करते हैं वो उसमें। और कितने साथी जानते होंगे कि भगत सिंह नास्तिक थे, और वो क्यों थे। हम जब तक उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे बात नहीं बनेगी। और हमें तो ये भी नहीं बताया होगा कि उनकी जो फांसी है वो 24 तारीख को होनी थी और वो 23 मार्च को दे दी, वो भी रात को दे दी। उसके आगे का सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। जेल की पिछली दीवार तोड़ी, तीनों शहीदों की लाश के टुकड़े किए, बोरे में भरे, ट्रक में डाले, हुसैनी वाला सतलुज नदी के किनारे तेल डाल के खुर्द बुर्द कर दिया, अध जड़ी लाशें छोड़ दी। कौन बताएगा अब हमें ये? वही उसी भगत सिंह की बात कर रहा हूं जो हमारे दिलों में बसते हैं। ये बीतता है उनके साथ,
क्यों? कि लोग भगत सिंह को जानने ना लग जाएं, लोग भगत सिंह के विचारों से अवगत न हो जाएं, इनकी पहचान को मिटा दिया जाए, मिटने दी जाए। क्या पहचान? क्या ऐसे मेले ना लगे रोज? क्या ना जाना जाए ये बात? मरने के बाद भी जिससे डर रहे हैं अंग्रेज, उस भगत सिंह को नहीं जाना जाना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा। हो तो उल्टा सा रहा है। अब 7 अक्टूबर को फांसी सुनाई उनको, पर आजकल एक फैशन है, 2 महापुरुषों को, 2 अच्छे विचारों को आपस में लड़ा दो। आपस में लड़ते रहेंगे, राज करने वाले लूटते रहेंगे, लोग एक दूसरे को गाली देते रहेंगे। इस 7 अक्टूबर को उनको फांसी की सजा हुई। इनको फांसी की सजा 8 अप्रैल के असेंबली में बम डालने के कारण नहीं हुई। उसके लिए फांसी नहीं थी, उम्र कैद थी। ये सैंडर्स की हत्या केस में हुई थी उनको। अगर उसमें होती तो बंकुटेश्वर दत्त को भी साथ होती। 7 अक्टूबर को होती है, पर फैलाया क्या जाता है? वैलेंटाइन डे के दिन भगत सिंह को फांसी सुनाई, वैलेंटाइन डे ना मनाओ। 2 महापुरुषों को लड़ा देंगे। वो अंबेडकर जी महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, कहीं गांधी लड़ रहे हैं, कहीं पटेल लड़ रहे हैं, इधर लाहौर में भगत सिंह लड़ रहे हैं। आपको पता है आज महाराष्ट्र में कौन लड़ रहा है, तमिलनाडु में कौन लड़ रहा है? और 50 साल बाद आपको ये कह दें कि इसने उस तमिलनाडु वाले के लिए कुछ नहीं किया। आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ाते हैं, ताकि लोग इस लड़ाई में उलझे रहें। गांधी जी अगर कह देते तो भगत सिंह बच जाते। एक बार भगत सिंह को तो पढ़ लो, वो क्या कह रहे हैं, बच जाते कि ना बच जाते। उनके पिताजी ने प्रीबीसी कोर्ट, जो यहाँ की कोर्ट से ऊपर इंग्लैंड में थी, उसके अंदर उनकी माफी के लिए एप्लीकेशन लगाई थी पिताजी ने। पता है चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि अगर आप मेरे पिताजी ना होते तो मेरे बचाव के लिए जिसने ये प्री डाली है, मैं उसको गद्दार घोषित कर देता। वो कह भी गए पिताजी को गद्दार। मेरे बचने का मतलब होगा क्रांति का ठंडा पड़ जाना। शहादत और आत्महत्या में फर्क समझाते हैं वहां भगत सिंह। मैं नहीं बताऊंगा, पढ़ना पड़ेगा हमें। वो खुद कहीं और लक्ष्य चुने हुए हैं और हम एक दूसरे पे ब्लेम किए जा रहे हैं, उसने ये नहीं किया, और करवा रहे हैं हमसे आज की राजनीति, और हम करे जा रहे हैं क्योंकि हम भगत सिंह को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उनके विचारों को नहीं जान पा रहे हैं। इन चीजों को देखे बगैर समस्या रहेंगी, आपस में लड़ाइयां चलती रहेंगी हमारी। इसको देखना ही पड़ेगा हमें। एक और विचार है भगत सिंह के साथ जो कुलदीप जी अच्छे से बता गए, मैं उसको दोबारा बताना चाहूंगा। भगत सिंह, क्या फोटो बनी दिमाग में? एक हैट वाला, गोरा चिट्टा, मूंछें पहनी, और इसका इतना प्रचार है। ये मजबूरी थी उनकी। जब ये फैसला हो गया कि भगत सिंह और बंकुटेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकेंगे, तो उनको उस असेंबली हॉल की रेकी करनी थी। कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, और उससे पहले उनके देखते ही गोली मार देने के आदेश थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने वो भेष धरा था। वो भी 1-2 दिन की बात है, रोज ही बदलना पड़ता होगा उनको। पर हमारे दिमागों में वो फोटो है, और उस फोटो के साथ भी वो रामजी लाल का स्टूडियो था कश्मीरी गेट पे, जिसमें वो फोटो खिंचवाई थी उन्होंने। उसको जहां बुतों के रूप में देखते हैं, फोटो के रूप में देखते हैं, जो प्रचार कर रखा है, पिस्तौल के साथ भगत सिंह मिलेंगे आपको। पर भगत सिंह क्या लिख रहे हैं, भगत सिंह क्या कह रहे हैं, मैं तो उसको क्या बना रहा हूं मेरे को नहीं पता। मैं तो मेरी जरूरत के हिसाब से उसको पेश कर दूंगा। पर भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं शुरुआती दौर में जरूर ऐसे
हिंसक विचारों के साथ आया था, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आनी है, हिंसा से क्रांति नहीं आनी है। क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होगी और उसी के लिए करना है हमने। 3 चीजें भगत सिंह की बड़ी स्पेशल हैं। अध्ययन, आप सोच नहीं सकते उनका कितना अध्ययन होगा। मनन, उस पे सोचना और अमल। बस फिर जो पढ़ लिया और सोच लिया, जहां पहुंच गए फिर उस पे चल पड़ो। खुद कबूल करते हैं वो कि मैंने मेरी जिंदगी में 1 गोली चलाई है, लेकिन आपको हर जगह पिस्तौल दिया मिलेगा ताकि एक आतंकवादी की छवि हमारे दिमागों में बना दी जाए। भगत सिंह की असली छवि देखना चाहोगे, जब उनको गिरफ्तार भी किया गया था, पहले भी एक बार वो दशहरा उसमें बमकांड में गिरफ्तार हुए थे, उनके जेब से करतार सिंह सराबा की फोटो और किताब निकली थी और वो कहते थे ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं। करतार सिंह सराबा पहले ही 19 साल में शहादत दे चुके हैं, इसी जेल में, उसी फांसी के तख्ते पे जिस पे भगत सिंह की होती है। किताब मिलती है उनकी जेब में। क्या समझते हो, वो जब अपनी पहचान छुपाते हुए बचने के लिए कानपुर में गए थे तो उनके पास अपनी लाइब्रेरी में 75 लेखकों की 170 किताबें थी, इतनी मोटी मोटी 170। आजादी के क्रांतिकारी इतिहास में क्रांतिकारी, समाजवादी, पूंजीवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ 139 लेख लिखे गए, रिकॉर्ड हुए हैं। छूट गए होंगे कुछ, दावा नहीं किया जा सकता। उसमें से 117 भगत सिंह के लिखे हुए हैं लेख, अखबारों में, पत्रों में। कैसे लिखे होंगे? पिस्तौल चलाने से लिखना आएगा? उनके बयान को कोर्ट में दिया है, वो पढ़िए आप, तब हमें समझ में आएगा। जो नेशनल कॉलेज में द्वारकादास लाइब्रेरी है, उसमें रिकॉर्ड है भगत सिंह के नाम जो पुस्तकें अलॉट हुई हैं। जहां के छबीलदास और राजाराम लाइब्रेरियन थे और उनके टीचर भी थे, रामानंद। उस रिकॉर्ड को देखते हैं हम तो 143 विदेशी लेखकों की, 169 भारतीय लेखकों की किताबें पढ़ी हैं उसने जेल में। गिनते रहना ये कितनी हो गई, और ये 4 साल के पीरियड में पढ़ी हैं। हम ट्रिपल MA कर जाते हैं, इतनी किताबें नहीं पढ़ते। उनका अगर तय लगा के देखोगे, आपके कद से 10 कदों से ऊपर जा रही हैं वो। उसके बावजूद उनके हाथ में पिस्तौल पकड़ाया जाता है, किताब नहीं पकड़ाई जाती, ताकि एक आतंकवादी के रूप में पेश किया जाए और ऐसी RTIयों को जायज ठहरा दिया जाए। वैचारिक भगत सिंह, पढ़ने लिखने वाले भगत सिंह। मल्लयुद्ध नहीं है, ये भगत सिंह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। विचारों से आएगी क्रांति। क्या लगता है आपको भगत सिंह मतलब कैसे एक योद्धा होंगे? 6 फुट का सुंगड़ा सा आदमी था वो, 50 किलो बोझ भी नहीं था और 6 फुट हाइट थी। 6 फुट वाले की हाइट क्या होती है आप देख लेना। और उसके अंदर भी वो 116 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। कहां से हिला अंग्रेज प्रशासन? क्यों मजबूर हुआ पिछली दीवार तोड़ने को, टुकड़े करने को और तेल डाल के जलाने को? वो उनके दिमाग का कमाल था, वो उनकी पढ़ाई का कमाल था। तो ऐसे भगत सिंह को जिंदा करिए अपने अंदर। स्टडी रूम को दोबारा लाइब्रेरी में बदलिए, नहीं तो बात नहीं बढ़ेगी, नहीं तो आपस में ही लड़ा दिया जाएगा, नहीं तो सोनम वांगचुक के आंदोलन को कह दिया जाएगा कि विदेशी फंडिंग है और देशद्रोही है, और हम मान लेंगे।
और वही भगत सिंह वाला हाल होगा, 5 साल तक सुनवाई शुरू नहीं होगी, वो जेल में है, कोई बेल नहीं होगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, जबकि हम भगत सिंह के फैन हैं भी क्या? इस पे किस तरह का विचार करें हम? 404 पेज की जेल नोटबुक डायरी में 145 पेजों पे इन्हीं किताबों को पढ़ के नोट लिए हैं उन्होंने, कहां क्या बयान देना है, कहां क्या कोट करना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या लिखना है, घर चिट्ठी में क्या लिखना है, युवाओं को क्या लिखना है। ये पढ़ते हुए संभव है, ये आतंकवादियों के लिए संभव नहीं है। कैसा भगत सिंह? वो कुलदीप जी के गीत को दोबारा सुन लेना, और साथी शायद वीडियो बना रहे हैं आपके गांव में, वो आ जाएगा उस रूप में। तब भी 3 विचार थे, आज भी 3 विचार हैं। एक सांप्रदायिकता का विचार था जो जात धर्म पे लड़ा रहा था, आज भी है। एक कांग्रेस का विचार था जिसको मध्यम मार्ग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक भगत सिंह और कम्युनिस्टों का विचार था, इनकलाब जिंदाबाद। ये वैसे नारा भगत सिंह का नहीं है, ये हसरत मोहानी का 1921 में दिया हुआ नारा है, जिसको अमर भगत सिंह ने किया है। इसका प्रचार इनकलाब, इनकलाब उल्टा करना, सारा कुछ जो चल रहा है वर्तमान में या उस समय जो चल रहा था उसको उल्टा कर देना, मजदूर किसान को ऊपर ले आना और राज करने वालों के हाथ में कसी दे देना, दाती दे देना, ये है इनकलाब। ये बताया उन्होंने कोर्ट में हमारे इनकलाब का क्या मतलब है, कहीं नहीं बताया उन्होंने हमारे इनकलाब का मतलब गोली चलाना है, बम उठाना है, कहीं नहीं बताया उन्होंने। कौन सा भगत सिंह और किस तरह का भगत सिंह? और आज भी ये तीनों विचार खड़े हैं, आज भी जहां लाठी चार्ज हो रहा है, कुलदीप जी बता रहे थे वहां पे भगत सिंह है। आज भी अगर कोई अपने मांग मुद्दों के लिए कहीं आंदोलन में बैठा है तो उसमें भगत सिंह है, वो अपने हकों की बात कर रहा है। उस भगत सिंह को जानने की जो आपने पहल की है, उसके लिए आपका कितना भी सल्यूट करें हम वो कम है। कैसी आज़ादी चाहते होंगे भगत सिंह, कैसे पता लगे हमें? उनके लेखों से, उनके बयानों से, उनके अलग अलग लिखी हुई चिट्ठी पत्रियों से। और तो हमारे पास कोई जरिया नहीं है, और कोई जरिया लेंगे भी तो वो गलत पेश किया हुआ होगा किसी ने अपने स्वार्थ में। उसको देखते हुए वो एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं वो? जब तक एक अमीर देश गरीब देश का, जब तक एक अमीर आदमी गरीब आदमी का शोषण करता रहेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारा मकसद समाजवादी क्रांति है, उसके लिए राजनीतिक क्रांति की जरूरत है, और ये तब सफल होगा जब ये राज समाजवादी लोगों के हक में आ जाएगा। और अगर समाजवाद के आप मजदूर के राज के अलावा कोई मतलब ले रहे हो तो मत लगाओ इनकलाब का नारा, ये भगत सिंह कह रहे हैं। अगर मजदूर के राज के अलावा तुम्हारे इनकलाब का कोई और मतलब है तो भगत सिंह हमारे साथ नहीं है। अगर किसान मजदूर के अलावा कुछ आप और चाहते हो, ये देखना ही पड़ेगा। और वो आगे कह रहे हैं इसको लेके, अगर गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों के हाथ में बागडोर आ जाए और तब भी महंगाई ऐसे ही हो, रोजगार का मसला हल ना हो, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। अब कौन जारी रखेगा? भगत सिंह तो नहीं है ना, अब हैं उनके वारिस अगर हम, तो ये बात हमारे ऊपर आती है। कैसे आती है? आह्वान कर रहे हैं वो, उन्हीं की लेखनी, उन्हीं के पत्तर विद्यार्थियों को कह रहे हैं। वो यहां भी बैठे हैं मेरे बीच में। कोई शक नहीं है कि आपका मुख्य काम पढ़ाई करना है, पढ़ो। लेकिन अगर इस पढ़ाई में मेरे देश के हालात और उनको सुधारने के उपाय नहीं लिखे तो इस शिक्षा को मैं निकम्मी मानता हूं।
और आज की शिक्षा नीति 2020 जो भगत सिंह कह रहे हैं वो निकम्मी शिक्षा नीति है। ना उसमें हमारे देश के हालातों के बारे में लिखा है और ना उनमें सुधार का कोई उपाय बताया गया है। फिर कहते हैं वो विद्यार्थियों से, विद्यार्थी और राजनीति में जो लेख लिखते हैं वो पढ़ो, पर अकेला डिग्री और नौकरी के लिए मत पढ़ना। इस देश की व्यवस्था में इस जैन जी का बड़ा योगदान है, आप उसको सामाजिक दायरों में लेके जाना। अगर आप देश के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने समाज के लिए नहीं पढ़ रहे, मजदूर किसान के लिए नहीं पढ़ रहे, तो कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई का। इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्टडी रूम से दोबारा लाइब्रेरी में आना पड़ेगा, रील से दोबारा लंबी चर्चाओं पे आना पड़ेगा हमें। और इसीलिए आपका क्रांतिकारी धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने इसका आह्वान किया है। युवाओं से कह रहे हैं वो, बम पिस्तौल से क्रांति नहीं आएगी। युवाओं को चिट्ठी लिखी उन्होंने जेल से। अगर आप हालात बदलना चाहते हो, अंग्रेजों को भगाना चाहते हो, क्रांति लाना चाहते हो, तो इस देश के गली गली कुचे कुचे गांव गांव में जाके एक एक आदमी को जागृत कीजिए, उसके वैचारिक लेवल को बढ़ाइए, तब अंग्रेज जाएंगे, तब काले अंग्रेज जाएंगे। काम दे के जा रहे हैं वो युवाओं को। हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हमें कोने में बैठे फोन चलाए जा रहे हैं, हम सामाजिक हैं भी के नहीं। एक फर्क है छोटा सा, पशु और सामाजिक पशु। ये हमारे बहुत से टीचर साथी बैठे हैं यहाँ, पढ़ाते हैं ये रोज कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। और हमारा सामाजिक दायरा वो हमारे दैया साहब भी बता के जा रहे थे, वो सिकुड़ रहा है, वो फोनों में सिकुड़ रहा है। अगर वो सामाजिक पना हमारा काट दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? फिर हम सामाजिक ना रहें तो अकेला पशु बचता है। फिर यही चाहता है राज कि हम पशु रहें, हम सोचें विचारें ना, एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े ना हो। हमें सिखाया क्या जाता है? हमारी जितने नाटक, फिल्में, किताबें जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में लगती हैं, और हमें यहाँ कोई लिखा भी मिल जाएगा कहीं स्कूल में, यदा यदा ही धर्मस्य मा फलेषु कदाचनम। जब जब पाप का घड़ा भरता है तो एक मसीहा जन्म लेता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चुप बैठिए, अभी पाप का घड़ा नहीं भरा है। और फिल्म के इंटरवल में, आखिरी में या कहीं भी एक हीरो किसी गाड़ी से कूदता हुआ, मकान से कूदता हुआ आएगा और वो सबको डिशम डिशम करके समस्याओं का हल कर जाएगा। ये हमें सिखाया जाता है, हम देखते हैं। ये हल नहीं है। ये हल राजसत्ता दे रही है कि हम इकट्ठे ना हो जाएं। हमारा हल बातचीत में है, चर्चा में है, इकट्ठे होकर गुफ्तगू करने में, आंदोलन करने में है, सांझे में है। कोई मसीहा नहीं आना, यहीं से निकलने है। भगत सिंह कहाँ से आया था? पता है ना डेट ऑफ बर्थ, पता है ना शहादत दिवस, पता है ना 13 में पहली क्लास में दाखिला लिया। कैसे पढ़ के भगत सिंह बना? यहीं से बनना है, नहीं आना कोई मसीहा। और अगर कोई मसीहा उतारा भी जाएगा रामदेव की तरह, अन्ना की तरह, तो वो उन्हीं का भेड़िया होगा जो भेड़ की खाल में आया होगा। चमत्कार नहीं होते यहाँ पे, साइंस होती है यहाँ पे, और उसी को लेके वो नास्तिक हैं, ये लिखते हैं। अब भगत सिंह उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा ये एक अलग चीज है। किसान मजदूरों को कह रहे हैं वो, उत्पादन पे पहला और आखिरी हक पैदा करने वाले का है। खेत में किसान का, कारखाने में मजदूर का। अगर कोई मालिक हड़प रहा है तो हम आजाद नहीं हुए। चाहे वो एमएसपी के नाम पे या तनख्वाह के नाम पे या बिना पेंशन के नाम पे या कम तनख्वाह के नाम पे या 35 साल तक कोई काम ना दे के। भगत सिंह तो कुछ और ही कह रहे हैं।
पढ़ना चाहिए कि उन्होंने मजदूर किसानों के नाम लिखा क्या है, उसको हमें देखना पड़ेगा। वो सिर्फ यहीं नहीं रुकते, वो समस्याओं को अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं एक साथ लड़ना पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बड़ी बुरी चोट करते हैं। एक कुत्ता हमारे कंधे पे बैठ सकता है, कुत्ता हमारी रसोई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी को हम शूद्र कह के, नीच कह के छूते ही अपवित्र हो जाते हैं। इस पे चोट करने की जरूरत है। भगत सिंह तो लास्ट में कुछ और भी कह गए 2 दिन पहले अपनी फांसी से। मेरे को मालूम है मैं बचूंगा नहीं, लेकिन अगर किसी तरह मैं और बचता हूं, मेरे पास और जिंदगी आती है, तो मैं बाकी की जिंदगी अंबेडकर के मिशन में लगाना चाहूंगा। वो उसको भी एक बड़ी समस्या की तरह देख रहे हैं, छुआछूत को, जाति को, सांप्रदायिकता को। अंबेडकर क्या कह रहे हैं लास्ट में? यहां भगत सिंह का एग्जाम्पल देके अंबेडकर को गिराने की, अंबेडकर का एग्जाम्पल देके भगत सिंह को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो नानक को लास्ट के, जब वो चारपाई पे हैं, बीमार हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कि अगर मैंने इतनी एनर्जी कम्युनिस्ट आंदोलन में लगाई होती तो शायद दलितों का ज्यादा भला कर देता। वो दोनों कह रहे हैं कि ये 2 समस्याएं अलग अलग नहीं है, ये भी उतनी महत्वपूर्ण और ये भी उतनी महत्वपूर्ण, और दोनों पे एक साथ लड़ने की जरूरत है। हम कहां खड़े हैं, सोचना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, गलत आदमी भगत सिंह को कहीं से छू ले वहीं से जड़ा देंगे, और सही आदमी उसको कहीं से छू ले वहीं से बना देंगे। कुछ नहीं छोड़ा है उन्होंने बिना कहे, खुद लिख के गए हैं, खुद बोल के गए हैं। लेकिन भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा, उनके इनकलाब के नारे को हमें समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं वो सांप्रदायिकता पे? एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का दुश्मन होना हो गया है। इस धरती के स्वर्ग को धर्म की आड़ में उजाड़ा गया है। मैं नहीं कह रहा, भगत सिंह कह रहा है। इस धरती के स्वर्ग को धर्म की आड़ में उजाड़ा गया है। एक धर्म का होना दूसरे धर्म का दुश्मन होना हो गया है, और इससे बचने का तरीका वो अपने उसी लेख में कह रहे हैं। अगर इस सांप्रदायिकता से, इस जातिवाद के भेद से अगर देश को बचाना है और आगे लेके जाना है, तो हमें वर्गीय एकता बनानी पड़ेगी। वर्ग नहीं आने दिए जाते हमारे पास ये शब्द जो भगत सिंह कह गए, वर्ग। वो कह रहे हैं 2 ही वर्ग हैं यहाँ पे, 2 ही जातियां हैं यहाँ पे, 2 ही धर्म है यहाँ पे। एक कमा के खाने वाले का, चाहे वो मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, दुकानदार है, जो सुबह से शाम कोई काम करता है अपना किसी तरह का, उसके बदले में कुछ लेता है और खाता है। एक टीम उनकी है, और एक टीम उनकी है जो सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि ये जो लोग कमा रहे हैं इसका छीन कैसे लिया जाए, अडानी अंबानी को कैसे दे दिया जाए, ये सारे देश की संपत्ति कुछ लोगों को कैसे बेच दी जाए। एक टीम उनकी है जो जाति धर्म के ठेकेदार बन के आगजनी करवाते हैं, दंगे करवाते हैं। और ये वर्गीय, ये 2 टीमों की कहानी, इसके लिए गली गली, कुचे कुचे, गांव गांव जाके युवाओं को समझाना पड़ेगा। कौन सी टीम में हो सोच लेना, भगत सिंह की टीम में हो कि दुश्मन की टीम में हो। मुद्दा आज भी यूं का यूं खड़ा है, ये चलाना पड़ेगा अपना खुद का। वो बुद्धू बक्सा जो राज ने हमारे घर रख रखा है ना, टेलीविजन, अगर उसकी सुनेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर भगत सिंह के शब्दों में कहीं कहीं माथा टेक आए ना, फिर तो जहां टेक दिया उसी का आदेश मानना है, अपना नहीं चलेगा। और जब तक अपना नहीं चलेगा, अपने दर्द नहीं मिटेंगे, अपनी समस्याएं नहीं मिटेंगी, और वो भगत सिंह जो आजादी चाहते हैं वो नहीं आएगी।
और भगत सिंह आज भी आतंकवादी रहेंगे और कल भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, जो हमारे ऊपर एक लानत भी हो सकती है। सोचना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, उस पढ़े हुए पे मनन तो करना पड़ेगा और उस पे अमल भी करना पड़ेगा। भगत सिंह यहां भी कहते हैं, कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं वो। ओके, कितना सुंदर कह रहे हैं वो। हम अपने बच्चे कुछ करने लगे, कोई आंदोलन में जाए तो क्या कहते हैं, तेरे को क्या पड़ी है, तेरे को क्या लेना देना है। मैंने भी बहुत दिन सुना कि सारे मास्टर 2:30 बजे घर आ जाते हैं, तेरा कोई अलग स्कूल लगता है 9 बजे तक नहीं आता है। उन अपनों को भी और उन लोगों को भी जो ये कह देते हैं कि तेरे को क्या लेना, मैं तो इससे लड़ रहा हूं, मैं तो इस लड़की को छेड़ रहा हूं, मैं तो इसके घर चोरी कर रहा हूं, तेरे को क्या लेना। ये ऐसी बातें सुनते होंगे, हम शायद कहते भी हों। भगत सिंह क्या कह रहे हैं, मैं एक मानव हूं और जो भी चीज धरती पे किसी भी मानव को प्रभावित करती है, असर डालती है, मैं उससे प्रभावित हूं, मैं उसमें दखल दूंगा। कटघरे में तो खड़ा करेगा। भगत सिंह का जन्मदिन और भगत सिंह की शहादत इतनी आसान तो नहीं है, रोंगटे तो खड़े करेगी। एक उंगली कर सकती है ये सरकारों की तरफ, लेकिन 3 उंगली भगत सिंह अपनी तरफ भी करवा रहे हैं। मैं क्या, उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो ये दिक्कतें बढ़ती जाएंगी हमारे सामने, तो वो चीजें हमें साथ ही देखनी पड़ेंगी उसके रूप में। बाल श्रम पे कह रहे हैं वो, अपने एक नियम है कि 14 साल के बच्चों से, छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना। वो कह रहे हैं कि धरती पे कोई चिड़िया, गोरेया, गिलहरी, भैंस, कोई भी बच्चों का कमाया नहीं खाता। ये उपलब्धि सिर्फ मनुष्य के हिस्से आती है कि वो बाल श्रम का खाता है। अब आप सोच सकते हैं इस बात को, ये कहां तक और किस रूप में जाएगी, इसको हमें समझना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। आज भी हमें ये दंगों को लेके और इस तरह की चीज़ों को लेके देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जो आदमी विकास के लिए खड़ा है उसको हर रूढ़ी पे चोट करनी पड़ेगी, मूर्ति पूजा पे, धार्मिक पाखंडों पे, जातिवाद पे उसको चोट करनी पड़ेगी। अब देख लेना हम कितने भगत सिंह को अपने घर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए भगत सिंह के आखिरी के 3 दिनों में दिए 3 काम जो हमारे जिम्मे हैं वो कह के अपनी जगह लूँगा। 20 मार्च को वो क्या कहते हैं, पंजाब के गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं। 23 को उनको फांसी होती है, 3 दिन पहले। युद्ध छिड़ा हुआ है, जब तक शोषण है ये युद्ध बंद नहीं होगा, और चाहे शोषणकर्ता भारतीय ही क्यों ना हो। अब देख लेना ये काम कितना हमारे जिम्मे, शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 21 मार्च को वो अपनी फांसी की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी निडरता को प्रूव करते हुए, युवाओं को संदेश देते हुए सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि अंग्रेजों का नियम है कि युद्ध बंदियों को चौक में खड़ा करके गोली से उड़ाते हैं, तो हमें बीच चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से उड़ा दीजिए, ये आपका नियम है, हमें फांसी मत तोड़िए। वो उनकी फांसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो मौत की खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी आजादी के लिए, हमारी आजादी के लिए। और हम इन जेलों से, इन लाठीचार्जों से, सरकार के दमन से कैसे देखते हैं, और भगत सिंह के फैन भी हैं हम, सोचना तो ये बनेगा। और 22 मार्च को वो अपने साथियों को लिखते हैं, जैनजी को लिखते हैं, युवाओं को लिखते हैं, जीने की इच्छा मुझ में भी है, परंतु मैं कैद या गुलाम होकर जीना नहीं चाहता। महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूं। मैं भी चाहता हूं गाड़ी, घोड़ा, बंगला, दोस्तों के साथ बैठना, फिल्म देखना, सारी महत्वाकांक्षाएं, आशाएं हैं मेरे अंदर। लेकिन जब देश के लिए
आंदोलन के लिए, अत्याचार के खिलाफ त्याग की जरूरत होगी तो मैं त्याग दूंगा। और अगले ही दिन त्याग दिया उन्होंने। 23 को उनको फांसी हुई थी। ये 20, 21 और 22 मार्च के उनके संदेश को हम कैसे देखें? ये विचार गोष्ठियां, ये मेले कैसे बढ़ जाएं? वो क्या शिक्षा चाहते थे और आज क्या शिक्षा है और उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं? पुनः डिंग मंडी के सभी ग्रामीणों का, बच्चों का, आयोजन समिति का धन्यवाद करते हुए इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ये शुरुआत हो सकती है। इस विचार चर्चा को आखिरी मत कर लेना। बहुत महापुरुष हैं हमारे पास सीखने के लिए, सिखाने के लिए। ये चर्चाएं इसी तरह की आगे बढ़ाते रहना। और भगत सिंह के नारे के साथ एक हाथ है तो एक, और अगर दोनों दिए हैं तो दोनों उठा के वो नारा जरूर हम अमर कर दें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम करेंगे, बंद करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे।